नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। आज हम बात करेंगे आपकी हड्डियों की। आम बोलचाल और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो हम बातचीत में अपनी हड्डियों को अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं उनकी, लेकिन असल में हड्डियों का जो विज्ञान है वो कुछ डिफरेंट है और हमारी सेहत के लिए उसका क्या महत्व है ये जानेंगे। और हमारे जो आज के विशेषज्ञ हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर संदीप यादव ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। आपने MBBS के बाद ऑर्थो में MS किया है। वर्तमान में आप महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल जयपुर में हड्डी रोग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आप एम्स एवं PGI में भी सेवाएं दे चुके हैं। आपको करीब 8 वर्षों का अनुभव है। आपने जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं ऑर्थोस्कोपी में ऑस्ट्रिया से एवं नी सर्जरी एवं स्पोर्ट्स मेडिसिन में साउथ कोरिया से फेलोशिप ली है। आपके 10 से अधिक रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है और पूरा हड्डियों का जो ज्ञान विज्ञान है उस पर आज हम बात करेंगे। इसलिए पहला सवाल यही है कि हड्डियों को शरीर की ग्रोथ और उसे चलाने में मतलब उसकी क्या भूमिका होती है, इसे हम कैसे समझें? धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियाँ होती हैं और मांसपेशियाँ होती हैं उनको सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए और उनका जो वर्क है वो नॉर्मल लेवल पे बनाए रखने के लिए दो चीज़ें हैं जिनकी हमें बहुत आवश्यकता होती है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हेल्दी डाइट। आप हमेशा हेल्दी डाइट खाएँ। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है रेगुलर एक्सरसाइज करना। इन दो बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आप उम्र भर अपनी मांसपेशियों को, अपनी हड्डियों को, अपने जॉइंट्स को और बहुत ही स्वस्थ अवस्था में रख सकते हैं। और यदि कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उसका भी टाइम से आपका इलाज हो सकता है। अच्छा, हड्डियां कहते हैं कि बहुत मजबूत होती हैं, तो इनकी मजबूती को हम कैसे समझें? और फिल्मों में तो हड्डियों की बाकायदा संख्या भी बताई जाती है, तो क्या हर व्यक्ति के शरीर में ये हड्डियां एक ही समान संख्या में होती हैं? और मजबूती से मेरा मतलब ये है कि इनकी ताकत जो है वास्तव में उनका कोई उदाहरण होता है क्या? जी बिल्कुल। ये नंबर जो आपने पूछा, नंबर बिल्कुल हर इंसान में लगभग सेम ही रहता है। जहाँ तक ताकत का और उनकी स्ट्रेंथ का सवाल है तो वो जो चीज़ें हैं वो आपकी उम्र पे निर्भर करती हैं। एक यंग एज है आपकी बिलो 18 ईयर्स, में कहूँगा कि 18 साल से कम उम्र तक जो हमारा शरीर है वो ग्रो करता है। हमारी हड्डियाँ भी ग्रो करती हैं, मांसपेशियाँ भी ग्रो करती हैं। 18 साल की उम्र के बाद जब आपकी ग्रोथ रुक जाती है उसी दिन से हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में डीजनरेशन प्रोसेस, यानी कि अपन सिंपल भाषा में कहें तो डीजनरेशन का मतलब होता है बुढ़ापा। एक तरह से वियर एंड टियर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब तक हमारी हड्डी और मांसपेशियां ग्रो करती रहती हैं तब तक वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता। लेकिन जब हमारी मांसपेशियों की और हड्डियों की ग्रोथ रुक जाती है उसके बाद से ही वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि बचपन में ग्रोथ के लिए हमें हाई कैल्शियम डाइट और हाई प्रोटीन डाइट की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरह से ही जैसे हमारी ग्रोथ 18 साल तक रुक जाती है उसके बाद भी हमें उन मांसपेशियों को, उन बोन्स को मजबूत बनाए रखने के लिए एक अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है। अच्छी डाइट में मैं कहूँ कि अच्छी प्रोटीन डाइट और अच्छी कैल्शियम डाइट की हमें रिक्वायरमेंट होती है। अच्छी कैल्शियम डाइट की यदि अपन बात करते हैं तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं। आप पनीर, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें अच्छी मात्रा में यूज़ कीजिए। प्रोटीन की यदि अपन बात करते हैं तो मिल्क प्रोडक्ट्स में तो होता ही है, साथ में दालें हैं, सोयाबीन है, चने हैं, राजमा हैं, ये भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती हैं। और एग, अंडे अपने आप में एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। और यदि कोई नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज डाइट भी प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होती है। अच्छा, यदि हम हड्डियों से जुड़ी समस्याओं की बात करें तो इस समय किस तरह के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं? मतलब वो कि उनको क्या दिक्कतें हो रही हैं, किस उम्र के हैं, उनका वर्किंग बैकग्राउंड क्या है और इसकी मुख्य वजह क्या है? सामान्य तौर पर यदि हम बात करते हैं ऑर्थोपेडिक्स में तो हमारे पास दो तरह के पेशेंट्स होते हैं। एक वो पेशेंट जिनको किसी वजह से कोई चोट लगी है, ट्रॉमा के पेशेंट्स जिनको हम कहते हैं, चाहे एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे हाइट से किसी से गिर गया हो, तो उसमें फ्रैक्चर होना
मांसपेशियों में खिंचाव आना, लिगामेंट इंजरी होना, ये सामान्यतः देखने को मिलती है। दूसरी जो समस्या है वो हमारी समस्या होती है आर्थराइटिस की समस्या। आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसको हम मैं कहूँगा कि एक सिंगल बीमारी का नाम नहीं है आर्थराइटिस, एक तरह से एक बीमारियों का समूह है। इस समूह में लगभग 100 से ज़्यादा बीमारियां हम सम्मिलित रूप से उनको आर्थराइटिस का नाम ले देते हैं। आर्थराइटिस जो शब्द है उसका अर्थ है जोड़ों में सूजन आना, यानी कि जॉइंट का इन्फ्लामेशन होना। तो ये अपने आप में कोई एक सिंगल बीमारी नहीं है, एक बीमारियों का समूह है जिसको हमने आर्थराइटिस का नाम दे दिया। जोड़ों से संबंधित समस्याओं को एक सिंगल रूप में, एक सिंगल शब्द में बोलने के लिए हम उसको आर्थराइटिस बोल देते हैं। इसमें कई तरह की अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, जो हड्डियों का इलाज होता है क्या उसमें ऑपरेशन ही अंतिम विकल्प होता है? मतलब दवाइयाँ, खान पान, एक्सरसाइज और लाइफ स्टाइल संबंधी बदलाव हैं तो उनसे क्या ये ठीक नहीं हो सकते हैं? जी, जैसा कि मैंने बताया कि आर्थराइटिस की यदि अपन बात करते हैं, जोड़ों की समस्या की हम बात करते हैं या बोन्स की बात करते हैं, तो आर्थराइटिस को मुख्य रूप से हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक का मतलब होता है इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, जिसके अंदर हम सामान्य भाषा में उसको गठिया रोग बोल देते हैं, जिसके अंदर जोड़ों में सूजन आती है। जोड़ों में सूजन के बाद जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद हमारा धीरे धीरे जोड़ खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम है, जो दूसरी तरह की जो आर्थराइटिस होता है, उसको हम डिजनरेटिव आर्थराइटिस का नाम लेते हैं या फिर ओस्टियो आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं। ये एक एज रिलेटेड बीमारी है और एक उम्र के बाद, जैसे मैं कहूँ कि 50 साल की उम्र के बाद ये सामान्यतः देखने को मिलती है और धीरे धीरे जोड़ों में आपके कार्टिलेज, जो अंदर चिकनाई होती है जोड़ की, वो कम हो जाती है, कार्टिलेज में घिसावट स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद आपके जोड़ों में दर्द होना, सूजन आना, डिफॉर्मिटी क्रिएट होना, वो सारी प्रॉब्लम्स आपको स्टार्ट हो जाती हैं। और जहाँ तक इनके इलाज का सवाल है तो हाँ, जो अर्ली स्टेज होती है उसमें मेडिकल मैनेजमेंट और एक्सरसाइज और उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, और लेट स्टेज में जब हमारे पास वो एक्सरसाइज और मेडिसिन से मरीज़ को राहत नहीं मिलती है तो उस केस में हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मुख्य रूप से मतलब यही माने कि जितनी भी समस्याएं हैं वो किसी न किसी रूप में आर्थराइटिस से जुड़ी हुई होती हैं। अच्छा, जिन लोगों को अधिकतर या अक्सर ऐसा होता है कि उनके हाथ पैरों में दर्द है या स्वेलिंग है, तो क्या वो भी आर्थराइटिस से ही जुड़ी हुई है या हड्डियों के अलावा मांसपेशी या हड्डियों को जोड़ने वाली जो हमारी चीज़ें होती हैं, जो ढांचा होता है, क्या उसकी समस्या भी हो सकती है? बिल्कुल सर, जो मैंने पहला बताया आपको इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, वो जॉइंट्स के साथ साथ हमारी मांसपेशियों को और बॉडी के अदर पार्ट्स को भी, जैसे लंग्स को या उनको भी अफेक्ट करती है। मांसपेशियों में सूजन आना, जकड़न होना, दर्द होना, हम सामान्यतः सुनने को मिलता है कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमारी मांसपेशियों में जकड़न बहुत ज़्यादा होती है, कमर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक तरह के गठिया के लक्षण है, जो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस जिसको मैंने बताया। इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस भी एक बीमारियों का समूह है जिसके अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउटी आर्थराइटिस है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो इस एक समूह में सम्मिलित की जाती हैं, और इसमें जोड़ों के दर्द के साथ साथ मांसपेशियों का दर्द और बाकी ऑर्गन्स को भी ये अफेक्ट करती हैं। तो जो आपका विषय है हम उसी पर आते हैं, क्योंकि आप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं, तो इस समस्या के बारे में हमारे दर्शकों के लिए क्या क्या जानना ज़रूरी है? जैसे नी रिप्लेसमेंट होता है, हिप रिप्लेसमेंट होता है, ऐसे अन्य भी रिप्लेसमेंट होते होंगे, तो इनके बारे में कुछ बताइए। आप कुछ मॉडल्स भी लाए हैं तो उनकी भी मदद से हमारे दर्शकों को समझने में आसानी होगी। जी सर, जैसा कि हमने बात करी कि आर्थराइटिस की एक समस्या बड़ी ही कॉमन समस्या है, और जहाँ तक का आर्थराइटिस का सवाल है, हम डिजनरेटिव आर्थराइटिस यानी कि ओस्टियो आर्थराइटिस के ऊपर विशेष रूप से फोकस करेंगे आज। और ओस्टियो आर्थराइटिस की यदि मैं बात करूँ तो ये 50 साल से 80 साल के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है, और ये एक ऐसा एज ग्रुप है जिसमें लोगों को आप सामान्यतः कंप्लेंट करते हुए मिल जाएंगे आपको कि मुझे घुटने में दर्द होता है या कूल्हे में दर्द होता है या कमर में दर्द की शिकायत है। तो आज हम बात करते हैं घुटने के ऊपर।
यदि घुटने की मैं बात करूं तो घुटने में मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं तो 3 हिस्से होते हैं घुटने के जोड़ में। अंदरूनी हिस्सा जो होता है उसको हम मीडियल कंपार्टमेंट बोलते हैं। जो बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला जो पोर्शन है, उसको हम लेटरल कंपार्टमेंट बोलते हैं। और ये जो आगे हमारी छोटी हड्डी होती है जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में पटेला कहते हैं, ये जो पटेलोफीमोरल जॉइंट है, ये हमारा थर्ड कंपार्टमेंट होता है। तो जो भी ओस्टियोआर्थराइटिस या डिजनरेटिव आर्थराइटिस की समस्या हमारी स्टार्ट होती है, वो सामान्यतया जो अंदरूनी हिस्सा है, मीडियल कंपार्टमेंट है, वहाँ से स्टार्ट होती है। अब मीडियल कंपार्टमेंट के अंदर जो कार्टिलेज होती है, अंदर की जो चिकनाई होती है, दोनों हड्डियों के ऊपर एक लेयर होती है, वो स्लोली घिसना स्टार्ट हो जाती है। वियर एंड टियर उसमें होते हैं जिसकी वजह से वो डैमेज होती है। उसके डैमेज होने की वजह से जो हमारे बोन मार्जिन्स होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो बोन्स आपस में रगड़ खाती हैं और पेशेंट को पेन की कंप्लेंट होती है। तो जब तक ये बीमारी बाकी हिस्सों में, जैसा मैंने कहा कि मीडियल कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट और पटेलोफीमोरल जॉइंट, सामान्यतः स्टार्ट होती है मीडियल कंपार्टमेंट से और धीरे धीरे लेटरल कंपार्टमेंट में और पटेलोफीमोरल जॉइंट में स्प्रेड होती है। तो जब शुरुआती जो स्टेज होते हैं इसके, स्टेज 1 या स्टेज 2 जिसको हम कहें, जिसमें जॉइंट स्पेस हमारा बहुत ज़्यादा नैरो डाउन नहीं होता है, हल्के फुल्के ओस्टियोफाइट्स बने हुए होते हैं, तो उस स्टेज में हम मरीजों का इलाज जो है वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से करते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का मतलब है कि बिना ऑपरेशन के उसका इलाज किया जाता है। उसके अंदर भी अलग अलग मॉडलिटीज़ हम यूज़ करते हैं जिसके आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन यदि वो स्टेज 3 या 4 में चला जाता है, जिसके अंदर जॉइंट स्पेस आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, यानी कि अंदर का कार्टिलेज आपका बिल्कुल डैमेज हो जाता है, उस अवस्था में हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक मुख्य रूप से आर्थराइटिस की जो स्टेज हैं और आर्थराइटिस के जो लक्षण हैं वो मैंने आपको बताए। अच्छा, आपने कहा कि ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये ऑपरेशन में क्या किया जाता है? देखिए, इसमें घुटने की यदि हम बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से 2 तरह के रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि घुटने का जो इनिशियल डैमेज होता है वो मीडियल कंपार्टमेंट का डैमेज होता है। तो एक नई टेक्निक है या नई टेक्नोलॉजी जिसे हम कहें, उसको हम कहते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, यानी कि आंशिक घुटना प्रत्यारोपण। जैसा कि मैंने आपको बताया कि घुटने में 3 कंपार्टमेंट होते हैं, तो इस सर्जरी में हम सिर्फ जो मीडियल कंपार्टमेंट है उसी को, जो डैमेज हुआ पार्ट है, उसी को हम रीसरफेस या रिप्लेस करते हैं। बाकी जो 2 कंपार्टमेंट है, लेटरल कंपार्टमेंट और पटेलोफीमोरल जॉइंट को हम टच नहीं करते। इस सर्जरी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसमें जितना आपका डिजीज्ड पार्ट है, जितना घिसा हुआ पार्ट है, उसी को हमने रिप्लेस किया है। बाकी पार्ट्स आपके ओरिजिनल हैं। जो लिगामेंट्स आपके घुटने में होते हैं, जिसको हम मुख्य रूप से 4 लिगामेंट में डिवाइड करते हैं। अंदरूनी लिगामेंट ACL होता है, इसके बैक साइड में आप देखेंगे तो ये PCL लिगामेंट है, और लेटरल साइड में लेटरल कोलेटरल लिगामेंट होता है, और मीडियल साइड में मीडियल कोलेटरल लिगामेंट होता है। ये चारों लिगामेंट और घुटने के 2 कंपार्टमेंट आपके बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं, उनको बिल्कुल टच नहीं किया जाता, नहीं छेड़ा जाता है। सिर्फ मीडियल कंपार्टमेंट को हम रिप्लेस या रिसरफेस करते हैं, और एक बहुत ही छोटा इंसिजन, मैं कहूँगा कि 5 से 6 सेंटीमीटर का इंसिजन होता है जिससे हम ये सर्जरी करते हैं। तो पेशेंट की जो रिकवरी है वो बहुत ही फास्ट होती है। पेशेंट का चलना फिरना हम नेक्स्ट डे, ऑपरेशन के अगले दिन से ही उसको चलाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ दिन पेशेंट वॉकर की हेल्प से या स्टिक की हेल्प से चलता है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो एक्सरसाइज करता है, दर्द उसका कुछ कम होता है और वो पेशेंट नॉर्मल चलना फिरना स्टार्ट कर देता है। रिकवरी रेट इसकी बहुत अच्छी होती है। ब्लड लॉस इस सर्जरी में बहुत ही मिनिमल होता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो पेशेंट को जो घुटना बदलने के बाद जो फीलिंग आती है वो ऐसी आती है कि उसका घुटने का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, एक नॉर्मल घुटने जैसी फीलिंग आती है। उसको ऐसा नहीं लगता कि उसका रिप्लेसमेंट हुआ है या कुछ चेंज हुआ है, उसको हमेशा ऐसा लगता है कि उसका घुटना नॉर्मल है। बिकॉज इसमें हमने जो लिगामेंट्स हैं उनको हमने टच नहीं किया है, बाकी 2 कंपार्टमेंट उसके ओरिजिनल हैं। इस वजह से जो फीलिंग है वो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो एक तरह का घुटना हो गया पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। दूसरे तरह का हम बात करते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में यूजुअली कब जरूरत पड़ती है, जब आपके घुटने के 1 से ज़्यादा कंपार्टमेंट या 2 या 3 कंपार्टमेंट आपके ख़राब हो चुके हैं और मेडिसिन से और एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी से उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। उस कंडीशन में हम टोटल नी रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं। और टोटल नी रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं कि जैसा आप देखेंगे कि इसमें ये जो ऊपर वाली हमारी फीमर हड्डी होती है उसका जो डैमेज पार्ट है, जो घिसा हुआ पार्ट है, उसको रिसरफेस करके एक प्रोस्थेसिस लगा दिया जाता है।
है। सेम उसी तरह से जो नीचे वाली हड्डी है जिसको हम टीबिया बोलते हैं, उसको भी जो डैमेज पार्ट है, जो घिसा हुआ पार्ट है, उसको रिसरफेस करके उसको हटा के उसकी जगह एक प्रोस्थेसिस लगा दिया जाता है। और इन दोनों प्रोस्थेसिस के बीच में एक पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक, जिसे हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, वो होता है जिसके ऊपर ये दोनों बोन्स मूव करती हैं और आर्टिकुलेट करती हैं। तो ये एक तरह की टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। तो ये 2 सर्जरी हैं जिसमें हम आर्थराइटिस के पेशेंट्स को उपलब्ध करवाते हैं। और जिस तरह की जो बीमारी होती है, यदि मीडियल कंपार्टमेंट आर्थराइटिस है तो आंशिक घुटना प्रत्यारोपण, और यदि 2 या 3 कंपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं तो हम उसको टोटल नी रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं। अच्छा, जिन मरीजों में आप आंशिक घुटना प्रत्यारोपण करते हैं, क्या उन्हें फिर आगे जाके टोटल रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है या इसी से उनकी बीमारी वहीं ठहर जाती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सर आपका। इसमें हमारी सोसाइटी में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और एक मैं कहूँगा कि कुछ लोग इसको ये समझते हैं कि ये टाइम बाइंग प्रोसीजर है। टाइम बाइंग प्रोसीजर का मतलब ये है कि अभी कुछ समय और चलाने के लिए हमने ये प्रोसीजर किया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी इसकी जो लाइफ है वो भी उतनी लाइफ होती है जितना टोटल नी रिप्लेसमेंट की लाइफ होती है। और ये रिसर्च में ये डेटा ये पब्लिश हो चुका है ऑलरेडी। ये चीज़ पब्लिश्ड है कि 10 ईयर सर्वाइवल रेट, 15 ईयर सर्वाइवल रेट इम्प्लांट की एज कंपेरेबल टू टोटल नी रिप्लेसमेंट। टोटल नी रिप्लेसमेंट के कंपैरिजन में इसकी भी एक लाइफ जो होती है वो अच्छी होती है। और क्योंकि एक प्रोस्थेसिस हमने अंदर डाला हुआ है तो डेफिनेटली आर्टिफिशियल चीज़ है, तो आर्टिफिशियल चीज़ की हमेशा एक लाइफ होती है। तो यदि लाइफ की मैं बात करूं तो लगभग 15 से 20 साल मान के चलिए आप, 20 साल तक दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और मरीज अपना सामान्य जीवन जी सकता है। ये जो आप इम्प्लांट डालते हैं, जो चीज़ शरीर में लगाते हैं जोड़ों में, ये किस सामग्री क्या होती है, ये किस चीज़ से बने होते हैं? ये एक एलॉय होता है, कोबाल्ट क्रोम एलॉय, जो कॉमनली इम्प्लांट कंपनी जो बनाने में यूज़ करती हैं वो कोबाल्ट क्रोम एलॉय होता है। उसके अलावा एक टाइटेनियम एक धातु होती है जिससे ये इम्प्लांट बनाए जाते हैं। उसके अलावा जो बियरिंग सरफेस होती है, जो मैंने बात करी आपसे कि जिसके ऊपर हमारा ये आर्टिकुलेट होता है, ये हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन होता है, जिसको हम सामान्य भाषा में प्लास्टिक बोल सकते हैं, या फिर हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन होता है जिसके अंदर जो वियर एंड टियर है या डैमेज है वो बहुत ही स्लो रेट से होता है और इसकी जो लॉन्जेविटी है, लाइफ है, वो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो आजकल जो इम्प्लांट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बन रहे हैं उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। मैं कहूँगा कि 20 से 25 साल तक ये सर्वाइव कर जाते हैं। अच्छा, आपने बताया कि ये सर्जरी कितनी आसान हो गई है अब, और आप जल्दी ही मरीज को चलवा भी देते हैं और उसे अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाती है। लेकिन जब मरीज़ घर चला जाता है तो उसको अपने बाकी का जो रोज़मर्रा का जीवन है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ख़ास तौर पर हमारे यहाँ जो घरों में पारंपरिक रूप से हम रहते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, घूमना फिरना, व्यायाम करना, भाग दौड़ करना, इनको लेकर। जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम जब मरीज़ हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसकी सारी संभाल और सारा ध्यान हॉस्पिटल के कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स रखते हैं। लेकिन घर पे जाके किन चीज़ों का ध्यान रखना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें मैं ये कहूँगा कि ऑपरेशन के बाद लगभग 2 वीक्स के बाद सुचर रिमूवल, जो टाँके निकालना जिसको बोलते हैं, वो प्रोसेस होता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है कि एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी का जो पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जितना रोल सर्जरी का है उतना ही मैं कहूँगा लगभग एक्सरसाइज का भी उतना ही रोल होता है। यदि और इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज होती हैं, 4 से 5 एक्सरसाइज होती हैं जो हम मरीज़ को ऑपरेशन के बाद अच्छे से समझाते हैं। वो एक्सरसाइज आपको रूटीनली करनी है जिससे आपकी मांसपेशियों को मजबूती मिले, उनके अंदर खून का संचार सुचारू रूप से चालू हो सके। और एक्सरसाइज के साथ जो आपको चलने में, आपकी चाल में जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है वो उन मांसपेशियों की मजबूती से ही डेवलप होता है। क्योंकि ऑपरेशन के बाद लगभग 80 से 90% आपका जो दर्द है वो ख़त्म हो चुका होता है। जो आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम की वजह से जो आपके जोड़ों में तकलीफ होती थी, दर्द होती थी, वो 80 से 90% प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। लेकिन अगला जो 10 से 20% जो सुधार आना होता है वो लगभग आपका
6 से 9 महीने तक स्लोली आता है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है एक्सरसाइज। तो आप अपनी जो एक्टिविटी है वो कभी भी कम मत करिए। आप अपनी नॉर्मल सुचारू दिनचर्या जो भी आप अपना करना है, घूमना है, चलना है, फिरना है, वो सुचारू रूप से आप चालू रखिए। जितनी एक्टिविटी आप अच्छी रखेंगे उतना ही आपकी रिकवरी फास्ट होगी। ऑपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप बेड रेस्ट करें या आप लेटे रहें, ये बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी एक्टिविटी लेवल पहले की तरह सुचारू रूप से चालू रखें, और डाइट बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। आपको हेल्दी डाइट लेना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक्सरसाइज करना। तो ये दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, आर्थराइटिस से मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या किसी भी तकनीक या जांच से मैं ये पता लगा सकता हूँ कि क्या मेरे को आर्थराइटिस होने का खतरा है? क्योंकि आर्थराइटिस की मुख्य वजह क्या होती है? मतलब ये मेरे को हेरिडिटरी में मिलता है, ये मेरे को किसी बीमारी से मिलता है, या मेरे को ये शरीर की स्वाभाविक प्रणाली जो है उसके गड़बड़ाने से होता है? मतलब इसका क्या हम एडवांस में भी पता लगा सकते हैं? जी सर, आर्थराइटिस का जैसे मैंने पहले बताया कि 2 तरह के पार्ट होते हैं, टाइप होते हैं, इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस और डिजनरेटिव आर्थराइटिस। जहाँ तक मैं इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस या गठिया की बात करता हूँ तो उसमें हेरिडिटरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब होता है कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम आपके शरीर के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। तो इसमें बहुत कम उम्र में भी, जैसे 15 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में ही ये बीमारी स्टार्ट हो जाती है, या लेट स्टेज में आके भी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें एक हेरिडिटरी का रोल बहुत प्ले होता है। जहाँ तक डिजनरेटिव या ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात है तो ये एक मल्टीफैक्टोरियल बीमारी है। मल्टीफैक्टोरियल का मतलब है कि बहुत सारे, एक सिंगल कोज ढूंढना हमारे लिए मुश्किल होता है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट कोजेज होते हैं। जैसे यदि आपको एडल्ट एज में या युवा अवस्था में कोई चोट लगी है, आपकी कार्टिलेज की कोई इंजरी हुई है, आपको कोई लिगामेंट की इंजरी हुई है, तो आपको आर्थराइटिस होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। या फिर मैं कहूँ कि आप ओवरवेट हैं, जो ओबीज लोग होते हैं, तो उनके घुटनों में या जोड़ों में समस्याएं जल्दी आने स्टार्ट हो जाती हैं ओवरवेट की वजह से। तीसरा मैं कहूँगा कि जिनकी पुअर डाइटरी हैबिट्स होती हैं, डाइट अच्छी नहीं लेते हैं, एक्सरसाइज अच्छे से नहीं करते हैं, मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, तो उनमें सारा का सारा स्ट्रेस जो है वो जॉइंट के ऊपर आता है, और उन लोगों की कार्टिलेज नॉर्मल लोगों की तुलना में थोड़ा सा जल्दी घिसती है। महिलाओं की यदि मैं बात करूं तो मेनोपॉज के बाद शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और ओस्टियोपोरोसिस की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है कि बोन्स का जो घनत्व है या उनकी डेंसिटी है वो कम होने लग जाती है। तो वो भी एक वजह होती है ओस्टियोआर्थराइटिस की। तो हम सामान्यतः देखते हैं कि फीमेल में मेल की तुलना में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसका कारण बनती हैं। अच्छा, जैसे आपके यहाँ हिप रिप्लेसमेंट भी होता है, उस तरह से क्या कंधे के लिए भी कुछ है हमारे पास प्रोसीजर? बिल्कुल सर, शरीर का यदि मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट हर जोड़ का प्रत्यारोपण संभव है, लेकिन मुख्य रूप से हम यहाँ पे जो सर्जरीज होती हैं उनमें नी रिप्लेसमेंट मोस्ट कॉमन है, सेकंड नंबर पे हिप रिप्लेसमेंट आता है, थर्ड नंबर पे शोल्डर रिप्लेसमेंट आता है, और फोर्थ नंबर पे एल्बो रिप्लेसमेंट आता है। एंकल रिप्लेसमेंट भी होता है। शोल्डर की यदि मैं बात करता हूँ तो रोटेटर कफ, जो शोल्डर की मांसपेशियां होती हैं, उनका डैमेज होने की वजह से जॉइंट का आर्थराइटिस हो जाता है, जिसको हम कफ आर्थ्रोपैथी कहते हैं। तो उसमें 2 तरह के उसमें भी जोड़ प्रत्यारोपण होते हैं, आंशिक जोड़ प्रत्यारोपण होता है और कंप्लीट जोड़ प्रत्यारोपण होता है। तो ये शोल्डर में भी जोड़ प्रत्यारोपण संभव है। अच्छा, एक टर्म सुनने में आ रही है इन दिनों जिसको एवियन हिप प्रॉब्लम कहा जा रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज के टाइम पे। यदि मैं प्री कोविड एरा की बात करूं, कोविड से पहले के समय की बात करूं, तो एवियन के केसेस जो हमारे पास आते थे उनका मुख्य कारण होता था स्टेरॉइड। जो लोग लंबे टाइम तक किसी बीमारी की वजह से स्टेरॉइड इंटेक लेते हैं, या फिर हम आजकल के युवाओं में देखते हैं कि बॉडी बिल्डिंग के लिए या जिम्स में बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेना और बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स लेना, उसकी वजह से ये समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही थी। दूसरा जो इसका मुख्य कारण था वो था अल्कोहल। जो लंबे समय तक ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का कंजप्शन करते रहते हैं, उन लोगों में भी ये समस्या देखने को मिलती है। लेकिन यदि मैं पोस्ट कोविड एरा की बात करूं, कोविड के बाद की बात करूं, तो एक तरह से इस बीमारी का एक एपिडेमिक सा आ गया है।
एपिडेमिक का मतलब है कि इतनी ज़्यादा कॉमनली युवाओं में बीमारी हमारे को देखने को मिल रही है। उसकी मुख्य वजह है कि कोविड अपने आप में एक हाइपर कोएगुलेबल स्टेज थी। उसकी वजह से आपकी खून की नसों में, जैसे आपने देखा कि हार्ट अटैक के केसेस बहुत सारे बढ़ गए थे, उसी तरह से बोन के अंदर जो पतली पतली महीन नसें होती हैं, खून का जो सुचारू रूप से संचालन करती हैं, उनके अंदर कहीं न कहीं थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड फ्लो, ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पे रुक जाता है और बोन के उस पर्टिकुलर पार्ट का वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाता है, जिसको हम एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप कहते हैं। तो कोविड के बाद ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और युवाओं में हर दिन हमें कोई न कोई इस तरह का मरीज़ देखने को मिल जाता है जिसको कोविड के बाद में एवीएन की प्रॉब्लम हुई है। बिल्कुल। तो आपने काफ़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, लेकिन हड्डियों की जो सेहत है उसे हम हमारी लाइफ स्टाइल, खान पान, एक्सरसाइज आदि से जोड़ें, जैसे धूप के बारे में भी कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों का हमें किस उम्र से ध्यान रखना चाहिए और ये जो हम चीज़ें करते हैं इनका असर आने में कितना समय लग जाता है? तो कुछ टिप्स हमारे दर्शकों को आप दे सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि युवा अवस्था में हमें लगता है कि हम हेल्दी हैं, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्यों एक्सरसाइज करें, या जो डाइट का शेड्यूल हमारा एक रेजिमेन डाइट का होता है, हम जंक फूड और इन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं और बाकी चीज़ों को, अपने सेहत को हम इग्नोर कर देते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं एक इस माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि चाहे आप किसी भी अवस्था में हैं, किसी भी उम्र में हैं, दो चीज़ों का आपका बहुत ही आपकी लाइफ में महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है हेल्दी डाइट और दूसरे नंबर पे एक्सरसाइज। हमें ये नहीं सोचना है कि जब हम 40 साल से ऊपर हो जाएंगे या 50 साल से ऊपर हो जाएंगे तब हम एक्सरसाइज करेंगे, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो हम हर स्टेज में, हम यदि युवा अवस्था है या मैं कहूँ कि लेट 40s है या 50s में आप चल रहे हैं, तो हर अवस्था में एक्सरसाइज का और हेल्दी डाइट का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और यदि आप ये दोनों चीज़ें फॉलो करते हैं तो अपने आप को आप स्वस्थ रख सकते हैं, अपने जॉइंट्स को आप हेल्दी रख सकते हैं, अपनी बोन्स को आप हेल्दी रख सकते हैं और अपनी मांसपेशियों की जो स्ट्रेंथ है उसको आप बना के रख सकते हैं, जिससे आपको कम से कम बीमारियों का सामना करना पड़े और जॉइंट्स की प्रॉब्लम या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को आप डिले कर सके। जो डिजेनरेटिव प्रोसेस है उसको आप डिले कर सके। जो प्रॉब्लम आपको 50 साल की उम्र में आनी चाहिए थी वो आपको 70 साल की उम्र में आए या 65 साल की उम्र में आए। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट। जो हमारी बोन्स की हेल्थ को मेंटेन करता है उसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, एक होता है कैल्शियम और दूसरा होता है विटामिन डी। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमें किस स्टेज पे इसके सप्लीमेंट लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो यूजुअली युवा अवस्था में इसके सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप धूप का सेवन कीजिए, सुबह की जो मॉर्निंग की धूप होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है इस चीज़ के लिए। तो यदि आप उचित मात्रा में धूप में बैठते हैं और हेल्दी डाइट रखते हैं, नॉर्मल खाना पीना अपना रखते हैं, तो आपको एडिशनल सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, बुजुर्ग अवस्था में या 50 साल की उम्र के बाद में आपको सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बॉडी की वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो पाती हैं। तो उस स्टेज में आपको नेचुरल चीज़ों के साथ साथ कुछ कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम डॉक्टर संदीप यादव जी को धन्यवाद कहेंगे, हड्डियों की सेहत से जुड़ी इतनी उपयोगी जानकारी उन्होंने हमारे दर्शकों को दी। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी और रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।